टू ऑल ऑफ यू। तो हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया था कस्टम्स एक्ट में, जो कि हमें कवर करना था। तो आज बहुत छोटा सा टॉपिक है ये जो हम आज कवर करने वाले हैं, जो है बैगेज एंड एग्जेम्पशंस। बैगेज एंड एग्जेम्पशंस रिगार्डिंग बैगेज। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं कि बैगेज के डिटेंशंस पढ़ेंगे, टेम्परेरी डिटेंशंस ऑफ बैगेज, काफ़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इसमें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस दैट व्हाट एक्चुअली बैगेज इज। सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर बैगेज जो है वो है क्या। तो पहले हम बैगेज की डेफिनेशन देखेंगे कि बैगेज है क्या। तो the term baggage means luggage of the passenger and it refers to all dutiable goods imported by passenger or a member of crew in his baggage. baggage का मीन्स क्या है? luggage of passenger, luggage of passenger। ठीक है, लगेज ऑफ पैसेंजर। जब हम ट्रैवल करते हैं शिप से या फ्लाइट से भी हम ट्रैवल करते हैं, तो हमारे पास जो लगेज होता है, चाहे वो हम जो एकम्पनीड हो या चाहे वो अनअकम्पनीड हो। कभी कभी क्या होता है, हम अपने साथ ही बैग रखते हैं जो मिनिमम क्वांटिटी अलाउड होती है 15 kg या 8 kg एज द केस में भी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के केस में। ठीक है, हम यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें क्योंकि हम कस्टम्स की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा एकम्पनीड लगेज है और जो अनअकम्पनीड लगेज है, दोनों ही केस में वो क्या है, हमारा बैगेज है। तो उस केस में हमको ये सारे बैगेज के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962, बैगेज इंक्लूड्स। अब देखो बैगेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बैगेज इंक्लूड्स, बैगेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बैगेज जो है वो एक कॉम्प्रहेंस इंक्लूसिव टर्म है जिसमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला तो है अनअकम्पनीड बैगेज, अनअकम्पनीड बैगेज, अनअकम्पनीड बैगेज। ठीक है, जो बैगेज हमारे साथ अनअकम्पनीड हैं, एक तो होता है कंपनी जो हम अपने साथ रखते हैं, और एक होता है अनकम्पनी जो हम अपने साथ नहीं रखते हैं, जो हम फ्लाइट में उसको बोर्डिंग के टाइम पे देते हैं, वो वेट करके अपना वो फ्लाइट में हमारे साथ लेकर आते हैं, फिर बाद में हमको डेस्टिनेशन पे हमको मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड अनअकम्पनीड बैगेज, वो हमारा बैगेज में इंक्लूड होगा। बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल्स, बट डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। इसमें हमारा जो है मोटर व्हीकल को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अनअकम्पनीड बैगेज हम यहाँ पे कर रहे हैं। अनअकम्पनीड बैगेज इसका मतलब क्या है? तो अनअकम्पनीड बैगेज मीन्स द बैगेज नॉट कैरिड बाय द पैसेंजर एट द टाइम ऑफ हिज अराइवल बट सेंट बिफोर और आफ्टर अराइवल ऑफ पैसेंजर। इसका मतलब क्या है? दो चीजें हैं। एक तो हम अराइवल पे अपने साथ हम ले करके कोई बैग आते हैं, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज बैगेज। लेकिन जो अनअकम्पनीड हमारा है, या तो हम अपने अराइवल के पहले ही भेज देते हैं या अराइवल के बाद वो हमको मिलता है, ठीक है, आफ्टर अराइवल ऑफ पैसेंजर, तो वो जो हमारा होता है दैट इज कंसीडर्ड एज बैगेज। वो हमारा क्या है? बैगेज की डेफिनेशन में आता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर अराइवल के साथ वो हमारे साथ कोई बैग है जो हमारे साथ अकम्पनीड बैग है, जो अराइवल के साथ हमने उसको अपने साथ कैरी किया हुआ है, तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन बैगेज। बट हमने अपने अराइवल के पहले या अराइवल के बाद जो बैग हमने रिसीव किया है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? बैगेज। ठीक है, तो बैगेज देखो दो तरह से होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन ऑफ कस्टम्स जो बैगेज है वो फर्दर डिवाइड करते हैं हम दो पार्ट्स में। उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से हैं? तो बैगेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बैगेज जो है, एक तो है एप्लीकेबल गुड्स, एक तो है एप्लीकेबल गुड्स। एप्लीकेबल गुड्स क्या हैं? जिन पर कस्टम्स एप्लीकेबल, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटीएबल गुड्स, इनको हम बोलते हैं ड्यूटीएबल गुड्स भी बोलते हैं। तो एप्लीकेबल गुड्स का मतलब क्या है? ऐसे गुड्स जिस पर ड्यूटी एप्लीकेबल है। और दूसरा है नॉन एप्लीकेबल गुड्स। नॉन एप्लीकेबल गुड्स, नॉन एप्लीकेबल गुड्स क्या है? जिन पर ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है। तो ऑल ड्यूटीएबल गुड्स जो हैं, जितने भी हमारे ड्यूटीबल गुड्स हैं जिन पर ड्यूटी एप्लीकेबल है, दे आर कॉल्ड एप्लीकेबल गुड्स। नॉन एप्लीकेबल गुड्स में भी दे आर फर्दर वेरियस टाइप्स। कौन कौन से हैं? जैसे मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स इस पर हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, गुड्स इंपोर्टेड थ्रू कोरियर,
गुड्स इंपोर्टेड थ्रू कोरियर, गुड्स इंपोर्टेड थ्रू कोरियर। अगर हमने कोई गुड्स कोरियर के थ्रू इंपोर्ट किया हुआ है तो वो भी हमारे नॉन एप्लीकेबल गुड्स में आते हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज बैगेज, और उस पर हमारी ड्यूटी, वो ड्यूटेबल गुड्स नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर बैगेज, व्हाट आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर बैगेज। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर बैगेज। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर बैगेज में क्या है, जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है दे आर गिवन अंडर सेक्शन 77 टू 81। सेक्शन 77 से सेक्शन 81 में स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग द बैगेज दिया हुआ है। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस डिक्लेरेशन बाय ओनर ऑफ बैगेज, डिक्लेरेशन बाय ओनर ऑफ बैगेज अंडर सेक्शन 77, डिक्लेरेशन बाय ओनर ऑफ बैगेज, ओनर ऑफ बैगेज अंडर सेक्शन 77। इसमें क्या है, द ओनर ऑफ द बैगेज शेल मेक अ डिक्लेरेशन, जो ओनर है, ओनर शेल मेक अ डिक्लेरेशन, वो डिक्लेयर करेगा, शेल मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ इट्स कंटेंट्स टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कस्टम्स फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरिंग इट। इसका मतलब क्या है, जो बैगेज है, बैगेज में क्या क्या कंटेंट्स हैं, जो बैगेज है, बैगेज में क्या क्या कंटेंट्स हैं, इन सारे कंटेंट्स का जो है, जो ओनर ऑफ बैगेज है वो उन सारे कंटेंट्स को डिक्लेयर करेगा कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, डिक्लेरेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ बैगेज। ठीक है, तो उसी हिसाब से, ताकि जो असेसिंग ऑफिसर है वो जो बैगेज है उसको क्लियर कर सके। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म, दिस इज नोन एज बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म। तो एक बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें हमको सारे कंटेंट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं कि उस बैगेज में क्या क्या कंटेंट्स हैं। ठीक है, द डिक्लेरेशन ऑफ पैकिंग लिस्ट इज सफिशिएंट डिक्लेरेशन। ठीक है, तो जो लिस्ट होगी एक, उसमें उस लिस्ट में हम सारी चीज़ों को, जो हमारे बैगेज में कंटेंट्स हैं, उन कंटेंट्स को हम डिक्लेयर करेंगे। ओनर जो है वो डिक्लेयर करेगा फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरिंग इट। किसको डिक्लेयर करेगा, जो हमारा प्रॉपर ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर है, उसको डिक्लेयर करेगा ताकि हम उसको क्लियर कर सकें, फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरिंग इट, ताकि वो बैगेज को हम ड्यूटी वगैरह जो भी उस पर लेवी होनी है, लेवी करके उसको हम क्या करें, क्लियरेंस दे सकें। दूसरा है, पहला तो हो गया डिक्लेरेशन बाय द ओनर ऑफ बैगेज, दूसरा है रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन, रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बैगेज, वैल्यूएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बैगेज। ठीक है, अंडर सेक्शन 78, अंडर सेक्शन 78। तो इसमें क्या है, जो रेट है, द रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन इफ एनी एप्लीकेबल, तो इसमें जो है, जो रेट एप्लीकेबल है दैट इज, रेट कितना है, दैट इज 35% रेट। तो द रेट ऑफ ड्यूटी ऑन बैगेज, जो बैगेज पे रेट ऑफ ड्यूटी हो 35% है एड वोलरम। ठीक है, प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज है। 10% क्या है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज है। तो इन दोनों को मिला करके हम देखें तो 35% प्लस 10% ऑफ 35% कितना हो जाएगा, 38.5% जो है वो हमारा इफेक्टिव ड्यूटी रेट है। इफेक्टिव ड्यूटी जो है, ड्यूटी और टैरिफ जो है बैगेज पर, वो हमारी कितनी है, 35% प्लस 10% ऑफ 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो दोनों मिला करके जो इफेक्टिव रेट होता है वो कितना होता है, 38.5% होता है। ठीक है, बिफोर 2 फरवरी 2018 ये जो रेट था, बिफोर 2 फरवरी 2018 ये जो रेट्स एप्लीकेबल हैं, ये 2 फरवरी 2018 के बाद एप्लीकेबल हैं। इससे पहले, बिफोर 2 फरवरी 2018 रेट्स कितने थे, 35% प्लस 3% क्या था, हेल्थ एंड एजुकेशन, हायर एजुकेशन सेस था। ठीक है, तो वो मिलाकर के हमारा कितना आता था, 36.05% हमारा इफेक्टिव रेट आता था। लेकिन अभी जो एप्लीकेबल रेट है वो कितना है, 38.5% है, जिसमें 35% इज ड्यूटी ऑफ बैगेज ऑन बैगेज है, और 10% क्या है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज है। ये तो रेट हो गया कि इतना रेट है। बी पार्ट इसका है, इसी सेक्शन 78 क्लॉज बी में है, द रेट ऑफ 35% इज नॉट एप्लीकेबल। ये जो रेट है, द रेट ऑफ 35% इज नॉट एप्लीकेबल। किन किन केस में एप्लीकेबल नहीं है, पहला है फायर आर्म्स, फायर आर्म्स के केस में
ये रेट्स 35% का जो रेट है दैट इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। फायर आर्म्स सेकेंड है हमारा, कार्ट्रिजेज ऑफ फायर आर्म्स, कार्ट्रिजेज ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50, एक्सीडिंग 50, अगर 50 से ज्यादा कार्ट्रिजेज हैं देन उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं है, उस पर 35% वाली ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है सिगरेट्स, सिगार्स और टोबैको, और टोबैको इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड, इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड फॉर importation, prescribed for importation free of duty, importation free of duty, free of duty। इसका क्या मतलब है कि सिगरेट, सिगार और टोबैको के केस में इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंपोर्टेशन फ्री ऑफ ड्यूटी, तो उससे ज्यादा अगर हम क्या कहते हैं, जितनी फ्री ऑफ ड्यूटी जितनी क्वांटिटी पे हमने ड्यूटी फ्री कर रखी है उससे ज्यादा एक्सेस में अगर हम करते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस द रेट ऑफ 35% इज नॉट एप्लीकेबल। फिर नेक्स्ट है गुड्स इंपोर्टेड थ्रू, गुड्स इंपोर्टेड थ्रू कोरियर, इंपोर्टेड थ्रू कोरियर, अगर हम कोरियर के थ्रू कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उस पर भी हमारा क्या है 35% रेट एप्लीकेबल नहीं है। और नेक्स्ट है लैपटॉप एग्जम्पशन, लैपटॉप एग्जम्पशन, लैपटॉप एग्जम्पशन के केस में क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एग्जम्प्टेड वन लैपटॉप, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एग्जम्प्टेड वन लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है, व्हेन इंपोर्टेड इनटू इंडिया बाय पैसेंजर ऑफ द एज 18 ईयर्स एंड अबव, अगर 18 साल या उससे ऊपर के लोग जो है किसी एक लैपटॉप को लेकर के आते हैं, ठीक है, अपने साथ, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो एक लैपटॉप जो है दैट इज ड्यूटी फ्री, उस पर हमको किसी भी तरह की ड्यूटी पे नहीं करनी है, ठीक है। तो इन दैट ये जो केसेस हैं, मतलब कि ये जो हमारे गुड्स हैं दे आर मीन्स इनके ऊपर जो 35% का रेट है दैट इज द रेट ऑफ 35% ड्यूटी इज नॉट एप्लीकेबल इन दीज केसेस। अब आता है ड्यूटी एग्जम्पशन, ड्यूटी एग्जम्पशन टू बैगेज अंडर सेक्शन 79, अंडर सेक्शन 79, अंडर सेक्शन 79 में देखो ड्यूटी एग्जम्पशन क्या है, सेक्शन 79 सबसेक्शन 1 ऑफ द कस्टम एक्ट रिफर टू द ड्यूटी रिलीफ अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बैगेज, it stipulates that the proper officer may subject to baggage rules pass free of duty। अब ये इन केसेस में क्या है, एग्जम्पशन है, उन बैगेज पर किसी भी तरह की कोई ड्यूटी पे नहीं करनी है। कौन कौन से हैं, एनी आर्टिकल इन द बैगेज, एनी आर्टिकल इन द बैगेज, एनी आर्टिकल इन द बैगेज ऑफ अ पैसेंजर, ऑफ अ पैसेंजर और अ मेंबर ऑफ द क्रू, और a member of the crew, member of the crew, ठीक है, in respect of which the said officer is satisfied that it has been in use for such minimum period as may be specified in the rules। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पैसेंजर या मेंबर ऑफ क्रू के बैगेज में अगर कोई आर्टिकल है, ठीक है, या उसका जो भी बैगेज है दैट विल बी ड्यूटी फ्री अगर असेसिंग ऑफिसर ये इस बात से सेटिस्फाइड हो जाए, जो असेसिंग ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर जो है वो इस बात से सेटिस्फाइड हो जाए कि ये जो बैगेज है एक मिनिमम स्पेसिफाइड पीरियड के लिए यूज होने वाले हैं, मिनिमम स्पेसिफाइड पीरियड के लिए यूज होने वाले हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो जो बैगेज है वो हमारा क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, ड्यूटी फ्री होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे क्रू मेंबर्स होते हैं, वो जैसे आप लोगों ने ट्रेन के गार्ड्स वगैरह को भी देखा होगा, उनका एक बॉक्स होता है उनके साथ चलता है जिसमें उनकी कुछ यूज की चीजें होती है, तो इसी तरह से अगर क्रू मेंबर्स या पैसेंजर्स ऑफ जो है क्या कहते हैं कि पैसेंजर हैं क्रू के, तो इन दैट पर्टिकुलर केस या जो भी पैसेंजर है क्रू मेंबर्स हैं, तो उनके बैग में उनका जो बैगेज होगा, अगर असेसिंग ऑफिसर इस चीज से सेटिस्फाइड हो जाए कि दैट बैगेज इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर अ मिनिमम स्पेसिफाइड पीरियड, तो इन दैट पर्टिकुलर केस उस बैगेज को ड्यूटी फ्री या एग्जेम्पशन, मतलब ड्यूटी एग्जेम्पशन मिल सकता है, उस पर किसी भी तरह का कोई कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी हमें पे नहीं करनी है। दूसरा है
any article in the baggage of a passenger in respect of which the officer is satisfied that it is used for the use of the passenger or his family or is a bona fide gift or a souvenir, provided that the value of each such article and the total value of all such article does not exceed such limits as may be specified in the rule. इसका मतलब क्या है, अगर कोई पर्सनल इफेक्ट्स हैं बैगेज में, अगर कोई पर्सनल इफेक्ट्स हैं बैगेज में विच हैव बीन इन यूज्ड ऑफ अ पर्सन फॉर अ मिनिमम पीरियड, पर्सनल इफेक्ट जो उसको मिनिमम पीरियड के लिए यूज करेगा, मतलब यहाँ पर आया है तो वो मिनिमम पीरियड के लिए यूज करेगा, ठीक है। और उसके अलावा हाउस होल्ड इफेक्ट्स, हाउस होल्ड इफेक्ट्स हैं विच हैव बीन इन यूज फॉर द पर्सन फॉर अ मिनिमम पीरियड, ठीक है, विच इज यूज बाय द फैमिली इंक्लूडिंग द पर्सन। हाउस होल्ड इफेक्ट्स जो कि उसकी फैमिली ने यूज किया है या उस इंक्लूडिंग दैट पर्सन जो आया हुआ है, ठीक है, वो यूज्ड हाउस होल्ड इफेक्ट्स हैं। या गिफ्ट्स या सोवेनिर्स हैं, गिफ्ट्स या सोवेनिर्स हैं, ठीक है, सोवेनिर्स हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस, इन तीनों केसेस में ही क्या है, ड्यूटी एग्जेम्प्टेड है। इन तीनों ही केसेस में क्या है, ड्यूटी हमारी एग्जेम्प्टेड है। अगर असेसिंग ऑफिसर इस बात से सेटिस्फाइड हो जाए कि इन तीनों की अलग अलग वैल्यू या इन तीनों की कंबाइंड वैल्यू जो है, जो मैक्सिमम स्पेसिफाइड लिमिट है उसके बियॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो जो भी स्पेसिफाइड मैक्सिमम लिमिट है उस लिमिट के अंदर ही है, अलग अलग सेपरेट वैल्यूज भी और कंबाइंड वैल्यूज भी, दोनों वैल्यूज क्या हैं, उस स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर ही है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो असेसिंग ऑफिसर है वो हमारे बैगेज को ड्यूटी फ्री कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ बैगेज। टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ baggage. Temporary detention of baggage is given under section 80. Section 80 में temporary detention देखो क्या होता है, where the baggage of a passenger contains any article, where the baggage of passenger contains any article which is dutiable or the import of which is prohibited। मतलब क्या है कि सपोज दैट ये बैगेज है, इस बैगेज में कोई ऐसा आर्टिकल है जो कि ड्यूटिएबल है बट प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड गुड्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास कि प्रोहिबिटेड गुड्स क्या होते हैं, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो हमारा क्या है, प्रोहिबिटेड है। तो अगर जो बैगेज है, जो बैगेज ऑफ द पैसेंजर है उसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो ड्यूटिएबल तो हैं बट प्रोहिबिटेड हैं, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आ ट्रू डिक्लेरेशन हैज बीन मेड, और इसके रिस्पेक्ट में जो ओनर है, ओनर ने बिल्कुल ट्रू डिक्लेरेशन, मतलब डिक्लेरेशन फॉर्म में उसने जो कंटेंट्स इसमें है कि क्या क्या चीजें इसमें हैं, उनका सब पूरा ट्रू डिक्लेरेशन क्या हुआ है, उसने डिक्लेयर किया हुआ है, हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 77। सेक्शन 77 में इसने उसकी डिक्लेरेशन कि उसमें क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है, क्या किस तरह का गुड्स है, सारा डिक्लेरेशन उसने पूरा ट्रूली उसने किया हुआ है, हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 77। इन दैट पर्टिकुलर केस द प्रॉपर ऑफिसर में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पैसेंजर, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पैसेंजर, क्योंकि भाई ये तो प्रोहिबिटेड है, इसको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पैसेंजर डिटेन सच आर्टिकल फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग रिटर्न टू हिम ऑन हिज लिविंग टू इंडिया। इसका मतलब क्या है, सपोज दैट ऑस्ट्रेलिया से कोई पर्सन आया है इंडिया, उसने कुछ अपने साथ ऐसा बैगेज कैरी किया हुआ है जो कि ड्यूटिएबल है बट प्रोहिबिटेड है, मतलब आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इंडिया आए हैं तो आप उसको कैरी नहीं कर सकते इंडिया में कहीं, क्योंकि वो इंपोर्ट हो जाएगा, फिर अगर आप उसको कैरी करेंगे तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो वो प्रोहिबिटेड गुड्स हैं, उनका इंपोर्ट इंडिया में अलाउड है ही नहीं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर मतलब कि आपको जो है बैगेज की अपनी ट्रू डिक्लेरेशन अगर आपने की है अंडर सेक्शन 77 कि इसमें क्या गुड्स है, क्या कंटेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, तो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पैसेंजर, ठीक है, पैसेंजर के रिक्वेस्ट पर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो बैगेज को डिटेन कर सकता है, मतलब अपने पास रख सकता है टिल द पैसेंजर रिटर्न्स बैक टू इंडिया, लीव मतलब जब तक कि जब being returned to him on his leaving India, and if for any reason the passenger is not able to collect the article at the time of his leaving in India, the article may be returned to him through any other passenger authorized by him and leaving India or as cargo consigned in his name। इसका मतलब क्या है कि जब ये इंडिया से लीव करेगा तो उस वक्त
इस बैगेज को इसको रिटर्न करेगा जो प्रॉपर ऑफिसर है, मतलब अप टू दैट टाइम सपोज दैट अगर 10 दिन के लिए इंडिया आया है तो 10 दिन तक वो क्या करेगा, बैगेज को अपने पास डिटेन करके रखेगा ऑन द कंडीशन कि जब ये इंडिया से वापस जाएगा, इंडिया लीव करेगा, तो ये बैगेज इसको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, रिटर्न करना है। अगर इसको रिटर्न नहीं किया है, ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो चला गया है, कलेक्ट द आर्टिकल एट द टाइम ऑफ हिज लिविंग इन इंडिया, और आर्टिकल में भी रिटर्न टू हिम थ्रू एनी अदर पैसेंजर। सपोज दैट ये तो चला गया, लेकिन इसने किसी मिस्टर ए को ऑथराइज करके रखा है कि भाई मैं मेरे जाने के बाद मिस्टर ए को ये बैग दे देना, बैगेज। तो अगर वो खुद कलेक्ट नहीं कर पाया है तो उस ऑथराइज पर्सन जिसको उसने ऑथराइज किया है उसको उसके थ्रू रिटर्न करना है, या कंसाइनमेंट उसको कंसाइन करना है, किसी भी मोड से कोरियर करना है, जो भी। तो दिस इज कॉल्ड द टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ द बैगेज, मतलब कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो टेम्परेरी आपके बैगेज को क्या करेगा, डिटेन करके रखेगा अपने पास टिल द पर्सन हु कम्स टू इंडिया लीव्स द इंडिया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ बैगेज, डिटेंशन ऑफ बैगेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडर सेक्शन 80, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ बैगेज अंडर सेक्शन 80। तो दीज आर द सर्टेन प्रोविजंस जिसको हमें करने थे। इसके बाद हमारा आता है बैगेज रूल्स। इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, बैगेज रूल्स। द फॉलोइंग आर द मेजर जो बैगेज रूल्स हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या है, जो मेजर रूल्स अंडर बैगेज उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। पहला तो है जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज, जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज, रूल 3 एंड 4। उसके बाद ज्वेलरी अलाउंस, ज्वेलरी अलाउंस। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। उसके बाद करेंसी, ये रूल 5 में है, ये रूल 6 में है। करेंसी अंडर रूल 7। अनअकम्पनीड बैगेज, अनअकम्पनीड बैगेज रूल 8। और क्रू बैगेज, क्रू बैगेज रूल 9। तो ये है जनरल मेजर रूल्स हैं अंडर बैगेज रूल्स। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस। जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस मतलब कि कितने तक जो हमारा बैगेज है उसकी कितनी वैल्यू तक हमारा क्या है, ड्यूटी फ्री है। तो पहला है रूल नंबर 3 में है, रूल नंबर 3 में है इंडियन रेजिडेंट, क्लास ऑफ पैसेंजर में आता है इंडियन रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट और फॉरेनर, और फॉरेनर रिजाइडिंग इन इंडिया, रिजाइडिंग इन इंडिया, और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, टूरिस्ट और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, इधर द पर्सन और हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, जैसे पाकिस्तान अभी मतलब पार्टीशन से पहले अगर वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो दे आर कॉल्ड इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो इन दैट पर्टिकुलर केस origin country from which passenger is coming, if the passenger is coming from any country, ठीक है, any country, if the passenger is coming, if the passenger, और कैसे पैसेंजर हैं, या तो इंडियन रेजिडेंट हैं, या फॉरेनर्स हैं रिजाइडिंग इन इंडिया हैं, या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो इफ दीज पैसेंजर्स आर कमिंग, पैसेंजर्स आर कमिंग एनी कंट्री, कमिंग फ्रॉम एनी कंट्री other than Nepal, Bhutan, other than Nepal, Bhutan and Myanmar, Bhutan and Myanmar, ठीक है। अगर इन तीनों देश के अलावा किसी भी देश से आते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस कितने तक का आर्टिकल्स ड्यूटी फ्री है। तो पहला है यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स जो है वो पूरी तरह से ड्यूटी फ्री हैं, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स, ठीक है। और एंड ट्रेवल सॉवनिर्स, पर्सनल इफेक्ट्स एंड
ट्रैवल सोवेनिर्स, ठीक है। और आर्टिकल्स अप टू द वैल्यू ऑफ 50,000, और आर्टिकल्स अप टू रुपीज 50,000, अप टू रुपीज 50,000 एक्सक्लूडिंग आर्टिकल्स मेंशन इन एनेक्चर 1। एनेक्चर 1 में क्या क्या आर्टिकल्स मेंशन है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनेक्चर 1 में जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं उनको हम डिस्कस ही कर लेते हैं। एक्सेप्ट एनेक्चर 1, आर्टिकल्स मेंशन्ड इन एनेक्चर 1। एनेक्चर 1 में क्या क्या है भाई, जो भी हमने डिस्कस किया था, फायर आर्म्स, ऊपर हमने डिस्कस किया है फायर आर्म्स, कार्ट्रिजेस, सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स और सिगार्स एक्सीडिंग 25 और टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स, अल्कोहलिक लिक्कर और वाइन्स इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स, गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, फ्लैट पैनल, ठीक है, टेलीविजन, फ्लैट पैनल टेलीविजन। तो ये जो एनेक्चर 1 में गुड्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल्स अप टू द वैल्यू ऑफ 50,000 एक्सक्लूडिंग आर्टिकल्स मेंशन्ड इन एनेक्चर 1। तो ये जो एनेक्चर 1 में है, इन आर्टिकल्स को एक्सक्लूड हटा करके बाकी आर्टिकल्स की वैल्यू अगर 50,000 तक है तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो हमारे क्या हैं, ड्यूटी फ्री हमारे वो हैं, मतलब उस पर हमको किसी भी तरह की कोई ड्यूटी पे नहीं करनी है। नेक्स्ट है रूल 3 में, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन एक्सक्लूडिंग इम्पैक्ट। टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन मतलब फॉरेनर्स, फॉरेन ओरिजिन के टूरिस्ट हैं, ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर सेम है, एनी कंट्री अदर देन नेपाल, अदर देन एनी कंट्री कमिंग फ्रॉम एनी कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। तो इन दैट पर्टिकुलर केस पहला तो सेम है, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट, पहला सेम है, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट एंड सोवेनियर्स। दूसरा है आर्टिकल्स अप टू वैल्यू 15,000, उसमें कितनी वैल्यू थी, 50,000 थी। आर्टिकल्स अप टू वैल्यू रुपीज 15,000 तक ड्यूटी फ्री है, उसके अलावा जो है क्या है, ड्यूटेबल है, उसके ऊपर अगर वैल्यू जाती है तो हमारे क्या है, आपको बैगेज ड्यूटी जो आपको वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, एक्सक्लूडिंग आर्टिकल्स मेंशन इन एनेक्चर 1 इफ कैरीड ऑन इन पर्सन और इन द अकम्पनीड बैगेज ऑफ द पैसेंजर। ये जो एनेक्चर 1 में जो आर्टिकल्स हैं, ये जो एनेक्चर 1 में आर्टिकल्स हैं, इनको हम अपने अकम्पनीड बैगेज में कैरी कर रहे हैं, दे आर कैरीड इन अकम्पनीड बैगेज, देन ओनली दे आर ड्यूटी फ्री, देन ओनली दे आर ड्यूटी फ्री, ठीक है। नेक्स्ट है रूल 4, रूल 4 क्या कहता है, इंडियन रेजिडेंट और फॉरेनर रिजाइडिंग इन इंडिया और टूरिस्ट एक्सक्लूडिंग एन इन्फेंट। इंडियन रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट मतलब इंडियन रेजिडेंट है वो, और फॉरेनर, और फॉरेनर रिजाइडिंग इन इंडिया, रिजाइडिंग इन इंडिया। सपोज दैट मैं इंडियन रेजिडेंट हूँ, मैं घूमने के लिए 10 दिन के लिए बाहर गया था, वहां से आ रहा हूँ, ठीक है, रिजाइडिंग इन इंडिया, और टूरिस्ट, और टूरिस्ट अदर देन इन्फेंट, इन्फेंट को छोड़ करके, तो इन दैट पर्टिकुलर केस कमिंग फ्रॉम एनी कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार। नो, दे आर कमिंग फ्रॉम नेपाल, भूटान और म्यांमार, दे आर कमिंग फ्रॉम नेपाल, भूटान और म्यांमार। म्यांमार मतलब अभी तक क्या था, एनी कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार। इन दिस पर्टिकुलर केस दे आर कमिंग फ्रॉम नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। तो इन दैट पर्टिकुलर केस पहला सेम है, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट एंड सोवेनिर्स। और दूसरा क्या है, आर्टिकल्स अप टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 15,000, सेम है, 15,000 वैल्यू तक के जो आर्टिकल्स हैं उसमें ड्यूटी फ्री है, ठीक है, और उससे ऊपर जो है हमको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या था, जनरल ड्यूटी। उसके अलावा ज्वेलरी अलाउंस है, ज्वेलरी अलाउंस में देखो क्या है, कितनी ज्वेलरी हमें अलाउड है लाना। तो ज्वेलरी अलाउंस में रूल 5 है, ज्वेलरी अलाउंस में पैसेंजर रिजाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर, पैसेंजर रिजाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर, फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर जो पैसेंजर है वो 1 साल से ज्यादा इंडिया के बाहर रह रहा है, फॉर मोर देन 1 ईयर, तो इन दैट पर्टिकुलर
इफ द पैसेंजर इज कमिंग फ्रॉम एनी कंट्री, अब किसी भी कंट्री से आ रहा है तो उसको कस्टम पे करना पड़ेगा। कितना है? अगर कोई जेंटलमैन है, मतलब मेल है, जेंटलमैन है, वो कितना सोना ला सकता है? ज्वेलरी अप टू वेट ऑफ 20 ग्राम्स, 20 ग्राम्स तक की ज्वेलरी विद अ वैल्यू ऑफ मैक्सिमम 50,000, 20 ग्राम्स ऑफ ज्वेलरी ऑफ रुपीज 50,000, मतलब 50,000 से ज्यादा तक की ज्वेलरी नहीं ला, मतलब जनरली जो जेंटलमैन पहन करके आ सकते हैं, तो 20 ग्राम्स तक की ज्वेलरी अलाउड है, बट उसकी वैल्यू 50,000 तक की होनी चाहिए। 50,000 से अगर ज्यादा हो जाएगी, सपोज दैट जो क्या कहते हैं कि गोल्ड का रेट है वो ऑलरेडी 50,000 पर 10 ग्राम्स चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि 20 ग्राम ज्वेलरी कितने की हो जाएगी? समथिंग 1 लाख समथिंग की हो जाएगी। तो 50,000 तक की ही ज्वेलरी क्या है, वो मैक्सिमम कैप जो है उसकी वैल्यू वो 50,000 तक की क्या है, अलाउड है। और अगर लेडी पैसेंजर है, लेडीज हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस 40 ग्राम्स ज्वेलरीज आर अलाउड विद अ मैक्सिमम कैप ऑफ वैल्यू 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए के 40 ग्राम ज्वेलरी अप टू रुपीज 1 लाख वो क्या कर सकती हैं, अपने साथ लेकर आ सकती हैं। तो इसमें क्या है कि उनको अपनी कंटेंट की वैल्यू और उसका जो वेट है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो कितना वेट और कितनी वैल्यू की ज्वेलरी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतने ही रखते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।